सारे झगड़े की जड़, सारी तबाहियों की जड़ आरएसएस है और उसकी नफरत की सियासत है। कि मोदी आज जो सत्ते में है कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, लेकिन आप उस कांग्रेस को इस कांग्रेस से अलग दिख रहे हैं। तो क्या चेंजेस है इस कांग्रेस में जो पहले की कांग्रेस में नहीं थी? झारखंड में पहले चरण के चुनाव की तिथि जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे सूबे की सियासी गर्मी बढ़ते जा रही है। झारखंड के सियासत पे बात करने के लिए आज हमारे बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एवं राजनीति में पैनी नजर रखने वाले जमशेदपुर के अनवर हुसैन हमारे बीच मौजूद है। जी सर, स्वागत है आपका आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में। थैंक यू वेरी मच। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को इस बार आप? चुनाव की सिचुएशन वही है जो इससे पहले वाले चुनाव में थी। एक तरफ सेकुलर महाज है, दूसरी तरफ तो भाजपा है, तीसरी तरफ छोटी छोटी चुटपुट पार्टियां हैं, चौथी तरफ जिनको हम लोग अंग्रेजी में डिसकंटेंट एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहां चले गए, वहां नहीं मिला तो वहां चले गए, कहीं नहीं मिला तो कहीं से खड़े हो गए जाकर। यही सारा सीन पहले भी था, यही सारा सीन अभी भी है और इलेक्शन टफ है। बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए भाजपा के बीच में है। एक नई अवेयरनेस अब देखी जा रही है। पिछले 10-15 सालों में जो एक जादू चला था झारखंड में और पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का या हिंदुत्व पॉलिटिक्स का, वो जादू आस्ता आस्ता टूट रहा है। भाजपा ने जो नफरत की बगल हिंदुस्तान ने बजाई थी और अभी बजा रही है, और मासेस को वो बांट कर तकसीम करके मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे जो पब्लिक का वोट हासिल करना चाहती थी और चाह रही और हासिल कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब डेंट लगा है। भाजपा को वोट बैंक उसने नफरत के नाम पे जमा किया था टूट रहा है, बिखर रहा है। उसके मुकाबले में एक नई पॉलिटिक्स आई है। मैं उसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स तो नहीं कहूंगा, इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा के यहां तक परवान चढ़ने में, मोदी के जैसे फासिस्ट के इस मुल्क के प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का अपना है। कांग्रेस की अपनी कमजोरियों का है और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो इंट्रा कंट्रडिक्शंस है उसका रहा है। लेकिन इधर राहुल गांधी की शक्ल में एक नई कांग्रेस, एक नया सेकुलर गठबंधन उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसने इस बात को समझ लिया है कि इस मुल्क में सारे फसाद की जड़, सारी बुराइयों की जड़, सारे झगड़े की जड़, सारी तबाहियों की जड़ आरएसएस है और उसकी नफरत की सियासत है। और एक गठबंधन तैयार हुआ है, झारखंड में भी है, तो महाराष्ट्र में भी है, जो इस आरएसएस को सीधा सिंह पकड़ के उसको गिराने की कोशिश कर रहा है और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। दो बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि भाजपा का जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसमें डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा कि मोदी आज जो सत्ते में है कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है, लेकिन आप उस कांग्रेस को इस कांग्रेस से अलग दिख रहे हैं। तो क्या चेंजेस है इस कांग्रेस में जो पहले की कांग्रेस में नहीं थी? पहले की कांग्रेस ने आरएसएस को कभी देश दुश्मन नहीं माना। ये कांग्रेस है जो आज आरएसएस को देश का दुश्मन मान रही है।
ये कांग्रेस है जो कह रही है कि आरएसएस जो है कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन है। ये कांग्रेस है जो कह रही है कि आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाह रही है। इस कांग्रेस और उस फर्क में फर्क है। पिछली बार भी कांग्रेस ने मुखालफत किया आरएसएस की, लेकिन आरएसएस को नजरअंदाज किया। कांग्रेस आरएसएस को देश के लिए खतरा नहीं समझा। ये पहली बार कांग्रेस के अंदर ये परसेप्शन आया इधर 10 सालों के अंदर कि असल देश के लिए खतरा जो है वो आरएसएस है, उसकी सोच है, उसका नजरिया है। यह मुल्क डाइवर्सिटीज का मुल्क है। इस मुल्क को यूनाइट वही रह सकता है जो इस मुल्क की डाइवर्सिटीज में बिलीव करता है और जो समझता है कि इस मुल्क की डाइवर्सिटीज इसकी असल ताकत है, इसकी असल ब्यूटी है। अगर आप इसकी डाइवर्सिटीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यह मुल्क बिखर जाएगा, यह मुल्क टूट जाएगा, यह मुल्क खून में अपने आप नहा लेगा। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। इस पर मणिपुर सुलग रहा है। अगर ये भाजपा की हुकूमत अगले 5 साल और रह गई तो पूरा नॉर्थ ईस्ट सुलगेगा। आपको अंदाजा है, आपने उन्हीं स्टेट में ज्यादा ये नफरत की आग सुलगा रखी है जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, और जहां के लोग इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उसी मुल्क उन्हीं स्टेट्स के लोगों को आप एलिनेट कर रहे हैं। आप पंजाब उठा के देख लें, आप कश्मीर उठा के देख लें, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट उठा के देख लें। आसाम में जिस किस्म की सियासत हो रही है, आसाम का चीफ मिनिस्टर जिस जबान बोल रहा है, आसाम का चीफ मिनिस्टर झारखंड आके जिस किस्म की जबान बोलता है, क्या उसका रिपरकशन नहीं होगा? आदिवासियों के लोगों ने इतना बेवकूफ समझ रखा है, वो हिंदुत्व के नाम पे वो भूल जाएंगे तो उनकी दुनिया जो है पहाड़, जंगल, पानी, जो उनकी अपनी दुनिया है, उसको किसने तबाह किया, कौन तबाह कर रहा है? उनके पहाड़ उनसे कौन सी छीनना चाह रहा है? उनका जंगल उनसे कौन छीनना चाह रहा है? उनकी तहजीब, उनका रहन सहन उनसे कौन छीनना चाह रहा है? ये आदिवासी समाज समझने लगा है। लेकिन झारखंड में भाजपा आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रही है कि लव जिहाद के मामले में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, खासकर संथाल परगना में। अगर पश्चिम विधानसभा की बात करें तो हिमंता बिस्वा ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम विधानसभा का भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ऐसा है कि भाजपा की पूरी तरह से झूठ पर परवान चढ़ती है। प्रॉब्लम यह है कि जो मीडिया है, जिसमें आप हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, जो ओवरऑल मीडिया है वो मीडिया अब रहा नहीं, वो भाजपा का मीडिया है। भाजपा जो बोलती है मीडिया उसको चलाता रहता। लेकिन कहाँ है भाई? आपका नेशनल सर्वे का डेटा किधर है? अभी मैं बयान देख रहा था वहां का, उसके ये आसाम के सीएम का, हिमंता बिस्वा का, वो क्या नाम है उस जिला का, कहा कि वहां पर मुसलमान इतने हिंदू थे और सिमट के इतने आ गए। मैंने डेटा चेक करना शुरू किया उसका 90 और पहले से उठा के, तो अंदाजा लगा कि मुसलमान का परसेंटेज तो वहाँ घटा है बनिस्बत बढ़ने के। ये 2011 का सेंसस बता रहा है, उससे पहले का सेंसस आप उठा के देखिए। तो मुसलसल झूठ बोलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनकी झूठ को काउंटर करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मीडिया पे भी नहीं कब्जा है। ये जो झूठ चाहेंगे बोलेंगे और उसको वही झूठ सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन मासेस आप समझने लगी हैं, मासेस की अपनी प्रॉब्लम है, उसके पास पेट की प्रॉब्लम है, उसके पास रोजगार की प्रॉब्लम है, उसके पास जॉब की प्रॉब्लम है, उसके पास बदन ढांकने की प्रॉब्लम है, उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने लगाने की प्रॉब्लम है। तो कब तक आप धर्म का उन्माद फैला के, धर्म की नफरत फैलाए, कब तक लोगों के जहनों में उलझाए रखेंगे? जो भी ये कर रहे हैं उन्हें समाज के हक में अच्छा कर रहे हैं, न मुल्क के हक में अच्छा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान नाम है सबको लेके चलने। एक अहम सवाल जो इस वक्त की राजनीति में देखा जा रहा है, खासकर पश्चिम विधानसभा में, क्योंकि पश्चिम विधानसभा में 1,28,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स है, एक बड़ा तबका है। तमाम पार्टियों के अगेंस्ट में जो 2 पार्टियां खड़ी हुई है, उनका कहना है कि वो मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में नज़र नहीं आता है। मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर मुस्लिम कैंडिडेट्स वोट मांग रहे हैं। यूपीए और एनडीए के अगेंस्ट जो तीसरा पक्ष दिख रहा है इस वक्त पश्चिम विधानसभा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो दुरुस्त है
कि डेमोग्राफिक एतबार से इस क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मौका देना चाहिए था। अब चूंकि इनका एक सिटिंग कैंडिडेट है, पहले से 2 टर्म 3 टर्म से वो एमएलए भी है, मिनिस्टर भी है, उसकी अपने परफॉर्मेंस भी है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन के बाद अचानक कोई पॉलिटिकल पार्टी रिप्लेस नहीं कर पाती। ठीक है, आप बगल में दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं सेकुलर गठबंधन की ये कुछ कमियां भी हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कम से कम होता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह आपकी लेकिन नजर में? वजह तो वही मैंने कहा ना कि वजह कांग्रेस भी रही है। उसके बाद उस कांग्रेस की उन कमजोरियों का फायदा उठाकर भाजपा ने इस मुल्क में, अब भाजपा ज्यादा देखिए आरएसएस ने बड़ी प्लानिंग के साथ पूरे हिंदुस्तान की वोटिंग सिचुएशन को एनालाइज किया और ये समझा कि जब तक इस मुल्क के वोटर्स को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड ना कर दिया जाए तब तक भाजपा जैसी पार्टी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं बना सकती। भाजपा कैसे आई? 1984 के में इनके पास कितने एमएलए थे, कितने एमपी थे? 2। उसी बाद फौरन राम मंदिर का नारा बुलंद हुआ। राम मंदिर वॉज इमोशनल इशू। आम हिंदुस्तानी जो है, आम हिंदू मुसलमान, वो हिस्टोरिकल डेप्थ में नहीं जा पाता। उसके पास वो डेटा नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो साइंटिफिक सोच नहीं है, वो ट्रुथ तक उतर सके। कहीं आस्था, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, और फिर मीडिया का सारा कुछ चक्कर। तो वो एक पूरा एक हिंदू वेव पैदा किया इन्होंने, और उसके नतीजे वो 88 पहुंच गए, एक नई चार्ट लगी। उसके बाद एक कंटिन्यूअस पूरी इलेक्टोरेट बॉडी जो हमारी, जिसका काम है डेमोक्रेसी को चलाना, जिसका काम है एक गवर्नमेंट इलेक्ट करके लाना और डेमोक्रेटिक सेटअप को बरकरार रखना, वो बढ़ जाती है हिंदू मुसलमान, वो बढ़ जाती है हिंदू सिख में, वो बढ़ जाती है हिंदू ईसाई में, क्रिश्चियन में, और इसका फायदा भाजपा उठाती है। एक चीज याद रखना चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं कि सिंहभूम में कम से कम एक मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए असेंबली के अंदर। वो नहीं है और सेकुलर पार्टियों की कमी है, इनको इस कमी को पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पिछले 10 साल में जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो माहौल क्रिएट किया है, उसमें शायद अभी सेकुलर पार्टियों की भी थोड़ी मजबूरी है, कुछ चीजों पर कुछ को वो नजरअंदाज करते हैं। हमें भी ये समझना चाहिए वैसे मुसलमान के कि अगर हम इलेक्शन को सिर्फ हिंदू और मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से तय करना चाहेंगे तो हम आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं, हम उनके जाल में फंसे हुए हैं। यह आरएसएस का एजेंडा है कि इस मुल्क को इलेक्शन के वक्त हिंदू और मुसलमान में बांटो। एक आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पूरा, आप देखिए कि 10 साल में जब भी कहीं इलेक्शन आता है तो इस पूरे मुल्क के माहौल को गंदा करने की कोशिश की जाती है, पूरे मुल्क के माहौल को पॉइजनस किया जाता है, मुसलमान के दिमाग में दूसरा जहर को बोया जाता है, हिंदुओं के साथ एक नफरत, एक अजनबियत, एक दूसरे को रिजेक्ट करने की वो एक अजीब सी साइकोलॉजी क्रिएट कर दी जाती है और जिसका फायदा भाजपा उठाती है। तो इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है, और मैं कहूंगा मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि इस मुल्क में तुम 800 साल तक रहे हो और बहसियत हुक्मरानी के रहे हो, तुम रूलिंग क्लास का हिस्सा थे। इस मुल्क को इतना बड़ा मुल्क तुमने बनाया था। तुम्हारे 800 साल में जो हिंदुस्तान का नक्शा उभरा था वो हिंदुस्तान ने उससे पहले कभी बना, और अब न शायद बन पाए इन भाजपाइयों की वजह से। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं से
कि चाहे हमको मुल्क की सरहदों की हिफाजत का हक न दिया जाए, चाहे मुल्क के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा हिस्सा काट दिया जाए, चाहे मुल्क की मुकन्नना जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं वहां हमारी तादाद कम से कम कर दी जाए, फिर भी यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा है। इस देश और इस मिट्टी से जो हमारी मोहब्बत है और हमारे पुरखों ने जो यहाँ के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसका तकाजा हमसे यह है कि हम अलर्ट रहें इस बात से कि हम किसी भी ताकत के इस मुल्क को तोड़ने नहीं देंगे, हम इस मुल्क के अवाम को बिखरने नहीं देंगे। हम 800 साल तक अगर अगल बगल भाई भाई बनकर रह सकते हैं और रहे हैं, हमारे अगल बगल मंदिर और मस्जिद रहे हैं, तो कल भी रहा है, तो हम चंद ताकतों को इसको बिगाड़ने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स की एक मजबूरी होती है, वोट इधर उधर से होते हैं, कुछ वोट, और हमेशा एक वॉइस ऑफ डिसेंट खड़ा होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, जिनकी अपनी राह है, लेकिन अवाम मैच्योर है। कुछ लोग इसी को जिस बात कर रहे हैं आप, हुब्बुल वतनी की, इस देश को बंटने नहीं देने की बात, तो कुछ लोग जो मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से बात निकल कर आ रही है कि क्या इसका जिम्मा सिर्फ मुसलमानों को है, क्या इसका मतलब अगर हमें अपनी देश से मोहब्बत साबित करना है तो क्या सिर्फ कांग्रेस को वोट ही देकर हम साबित कर सकते हैं? यह मसला कांग्रेस को वोट देने का नहीं है, यह मसला है उस पॉलिटिकल थॉट को शिकस्त देने का, उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को शिकस्त देने का, जो इस मुल्क में इस माइनॉरिटीज, यहाँ की माइनॉरिटीज को कानूनी तौर पर बराबर का दर्जा नहीं देना चाहती है। दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम सिटीजन्स को इंक्लूडिंग ऑल माइनॉरिटीज बराबर के हुकूक हासिल हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट्स उसके अंदर मौजूद है, कवानीन। लेकिन कांग्रेस ने भी कमजोरी दिखाई है अपने 70 साल की गो सरकार के अंदर, जिसके साथ भाजपा मजबूत हुई और भाजपा चीज को चैलेंज कर रही है, और वो जो यहाँ की माइनॉरिटीज को जो प्रोटेक्शन हासिल है, उस कानूनी प्रोटेक्शन को भी ये भाजपा खत्म कर देना चाहती है। तो ये एक दूसरा एंगल है। अब आप ये सोचें कि आपके 2-4 वोट के एमएलए के इधर उधर हो जाने से आपके अभी हमारे एमआईएम के 5 एमएलए पहुंच गए, और मसला ये भी होता है, मैं एमआईएम में किस पार्टी का नाम नहीं जाना, लेकिन आगे यह सवाल तो मैं कहना चाहता हूं कि इज ओवैसी साहब ए सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर इन झारखंड? Where is his preparation? Where was his party for last 5 years? How many public meetings did he hold before entering into elections? There's no preparation at all. आपने खेत जोता नहीं, आपने घास फूस हटाया नहीं, और ऐन वक्त पे आप आ गए कि बीज भी हम बोएंगे और हम फसल भी काट लेंगे आज ही। Is it possible? तो पार्टी लेकिन दम भर रही है कि हम 5 साल जमीन में है, 19 से 24 में उनके पास दावा है, पब्लिक भी तो देख रही है। और अगर पार्टी दम भर रही थी 19 से 24 में, कैंडिडेट लड़ा था 2019 में, अगर उनके कैंडिडेट मजबूती से लड़ा था, उन्होंने अपने कैंडिडेट क्यों चेंज कर दिया? The problem is that अफसर ओवैसी साहब इज नॉट अ सीरियस प्लेयर। वो अपनी सिर्फ हैदराबाद की पॉलिटिक्स करते हैं, और हैदराबाद की पॉलिटिक्स करने के लिए वो आसपास के इलाकों को भी वो करते हैं। मैं उनकी पॉलिटिक्स से मुतमईन नहीं हूं। राजनीति में एक पैनी नजर रहती है इस वक्त। पश्चिम विधानसभा को कैसे देख रहे हैं आप? किस तरह से? चुनावी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ लोगों के बीच, और कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि बात एक तरफ मुस्लिम लीडरशिप की हो रही है और एक तरफ भाजपा को निरस्त करने की बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, मैंने फिर कहा ना कि मुसलमान तकरीबन इस मुल्क में 20 करोड़ है, और हर सोशल ग्रुप का एक एस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, असेंबली के अंदर होना चाहिए। नोबडी कैन डिनाई दैट। लेकिन आज मुसलमानों को स्पेशली भाजपा और आरएसएस ने वहां खड़ा करके रख दिया है
कि कल की सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहा तो देयर विल बी नो वोट टेकर फॉर मुस्लिम वोट्स। आपको ये भी बचाना है। आप 8,000 10,000 के वोट एक तरफ पूल करके आपको सच में बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दे सकते। थोड़ा रुकिए। ये जो आग जलाई गई है नफरत की, जो धुआं है, थोड़ा बैठने दीजिए। और जो लोग मुस्लिम लीडरशिप की और पसंद की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ रहते हैं जब मॉब लिंचिंग होता है? तो वो कहाँ रहते हैं जब मस्जिदों पर अटैक होता है? कोई नहीं निकलता। वैसे साहब भी नहीं निकलते। एक सवाल मेरा है वैसे साहब से, अभी अहनत रसूल का मसला हिंदुस्तान में यकीनन मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफदेह सूरत होती है। मुसलमान अपने बाप के खिलाफ गाली सुन लेगा, माँ के खिलाफ गाली सुन लेगा, अपने खिलाफ गाली सुन लेगा, अपने घर बार रिश्तेदार सबके मुतल्लिक गाली सुन लेगा। इवन अल्लाह ताला को खड़ा गाली बक रहा हो तो उसको भी सुन के बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई अगर बदतमीजी करेगा, गुस्ताखी करेगा, उनकी उंगली उठाएगा उनके ऊपर, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके रिएक्शन ठीक है। एक दो किस्म के इंसिडेंट होता है ऐसे ही, एक महाराष्ट्र में होता है और एक यूपी में, दिल्ली के बगल में दासना में, गाजियाबाद में बराबर हो रहा है। बॉम्बे में होता है ओवैसी साहब की पार्टी औरंगाबाद से कॉल देती है बॉम्बे चलो, और बहुत ही कामयाब मार्च निकलता है, नो डाउट इश्यूज में। बड़े पुरअमन मार्च भी है, गवर्नमेंट का रुख भी बड़ा पॉजिटिव है वहाँ उनके साथ। इनको मेमोरेंडम रिसीव करते हैं, फिर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। आपकी पार्टी यूपी में भी है, आपको क्या कहते हैं ऑल इंडिया पार्टी है, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं यूपी में कई बार। आपकी पार्टी दिल्ली में भी है। उससे ज्यादा बदतमीजी बार बार वो डांसना वाला कर रहा है। उसके लिए क्या करते हैं आप? फकत हमारे ओवैसी साहब हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, एक FIR लॉन्च करते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। He is not an ordinary leader. वो कैमरे से लॉ ग्रेजुएट, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, और क्रिमिनल लॉ और इन लॉज को ये अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि FIR करने के बाद FIR को परसू केस किया जाता है, FIR को एक्सिक्यूट किया गया कि नहीं, FIR पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, FIR के बाद उसकी अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई, तो प्रॉपर मुकदमा उसके खिलाफ फ्रेम किया गया कि नहीं किया गया। Did Owaisi ever check that? Did he ever open his mouth on that issue? Why? और फिर यहाँ क्यों नहीं जुलूस निकाला आपने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, या दिल्ली से लेकर कम से कम गाजियाबाद तक? इसलिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है। इसमें तो मैं उनसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि बराह करम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अपनी सियासत में मत घसीटिए, उनकी सियासत को, उनकी जिंदगी को, उनके पूरी शख्सियत को हुजूर की इन चीजों से ऊपर रखिए। और हुजूर के खिलाफ अगर कोई बदतमीजी करता है तो फिर उसके जवाब के बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीका होना चाहिए? अगर आप इससे डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह से सियासत में नहीं होना चाहिए, तो कोई नबी के शान में अगर गुस्ताखी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है, क्या जिसने बदतमीजी की या गुस्ताखी की तो उसका जवाब बहुत सारे हिंदुओं ने नहीं दिया उसको वहां पर, आप उनको बढ़ाइए आगे ना। और अगर आपको शौक है तो आप देख लीजिए वो वीडियो जो जब ये जुलूस चला है तो एक वीडियो इनका आ रहा है ओवैसी साहब का, वह कह रहे हैं कि कुरान में हुक्म है
कि ऐसे शख्स को काट दो, वैसे जाए उस पर अमल करें। अगर ये नसीहत सिर्फ आवाम के लिए है, सारे रिसोर्सेज आपके पास है, जितने पैसे, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी जायदाद आपके पास है, वो हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास या नेता के पास नहीं है। जो पार्लियामेंट्री नॉलेज एंड बैकग्राउंड आपके पास है, वो किसी के पास नहीं। मीडिया में जो एक्सपोजर आपको मिलता है, वो किसी को नहीं मिलता है। और फिर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो इतना मजबूत है, किसी को आपके लिए आपको छूना आसान काम नहीं है। Why do you give this kind of sermons in public? हुजूर की जात को पॉलिटिकल गेन का वो मत बनाइए आइटम, नौजुबिल्लाह। उनकी जात है, हर चीज से ऊपर है। कभी हमारे हाथ खुले हैं, कभी हमारे हाथ बंद हैं। कुछ सब्र से काम लिया जाता है, कुछ तहम्मुल से भी काम लिया जाता है। पहले उन ताकतों को पीछे कीजिए जो इस मुल्क में आपके वजूद को मिटा देना चाहते हैं, जो आपको सब्जुगेट कर देना चाहते हैं, जो आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जो आपको हर मिनट पर, हर लम्हे पे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, जो आपकी ताकत तोड़ देना चाहते हैं। और आपकी ताकत टूट रही है। वैसे आपको समझना चाहिए कि इस मुल्क में मुसलमानों की ताकत टूट रही है। ताकत जो हिम्मत से आती है ना, वो हिम्मत टूट रही है। तो ये जो ह्यूमिलेशन का दौर है, ये उसको चेक करें, लड़ाई उसकी होनी चाहिए। आप मैदान में कभी किसी बड़ा इशू पर तो प्रोसेशन निकाले ना। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए होती है क्या? और कहा मैं, बिहार ने उनको 5 MLA दिया 2019 में 5 MLA। उसके बाद 5 साल हो गए ना तकरीबन। ये 5 साल में बताया कि बिहार में कहीं वैसे साहब सुने गए कि बिहार में कहां कहां एक्टिव है वो, कितनी मीटिंगें की उन्होंने। तो यू आर ए नॉन सीरियस प्लेयर इन बिहार, यू आर ए नॉन सीरियस प्लेयर इन झारखंड, but you are not so non serious in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक सर्टन आबादी सिलसिला है जो एडजॉइंट है आपके मैं कहूँ हैदराबाद से या उसके एरिया से, जिसका एक अपना एक खास वो बेल्ट है, देयर यू कैन इन्फ्लुएंस। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए इस वक्त कि इस वक्त बड़ा इंटरेस्ट कहाँ लाइज करता है। मोदी को गद्दी से उतारे जाने पर, या मोदी और अमित शाह की ताकत को मजबूत करने। जो पॉलिटिकल स्टेट्समैन होता है ना, वो लंबे सोचता है, अपनी 2 MLA के बारे में नहीं सोचता है। वो सोचेगा इसको पहले कैसे उतारो इन 2 बंदरों को वहां से। चलिए वापस से आते हैं। पश्चिम विधानसभा में 1,28,000 मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले कंफ्यूजन होता है, लेकिन इलेक्शन के वक्त कंफ्यूजन निकल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ सबको, मैं एक ही मैसेज दे रहा हूं कि डोंट डिवाइड, डोंट गो इनटू द ट्रैप ऑफ RSS। वोटर्स को हिंदू मुसलमान में बांट देना यह RSS का ट्रैप है, उस ट्रैप में मत फंसो। जज योर कैंडिडेट फर्स्ट and judge the party also, and then decide your fate. No Hindu, no Muslim, no Christian, no Sikh, nothing. See who can protect your constitution here. I'm not a very great admirer of constitution. I know there are certain loopholes in our constitution also. 75 साल में जो इस देश में लूट मची है, और 75 साल में जिस तरह से मुसलमानों को साइडलाइन किया गया और आज बिल्कुल हाशिए पे खड़ा कर दिया, बाहर कर दिया गया है। ये ना हुआ होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स होते। ये कैसे हो सकता है कि किसी मुल्क की पार्लियामेंट में उस मुल्क का वजीर आजम, उस मुल्क का होम मिनिस्टर, उस मुल्क का लॉ मिनिस्टर
वो ठीक ऐसी भाषा बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट के खिलाफ है, कोई पकड़ उसकी नहीं। It means there is some weaknesses in the constitution itself, but anyway, whatever is there, that is much better than what RSS want to promote or what the BJP believes into. BJP का ये नारा सबका साथ सबका विकास ये धोखा है। झारखंड के मुसलमान मेरी नज़र में कम से कम इस वक्त मायूस नज़र आ रहे हैं। मायूसी इसलिए क्योंकि एक तरफ सेक्युलर पार्टी कहती है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं 14 सीट्स कम से कम आना चाहिए, लेकिन 4 सीट सिर्फ दी गई है। तो मुसलमानों को इस वक्त आपके हिसाब से क्या मशवरा होना चाहिए, किस तरह से वो इस इलेक्शन का वोट करें, अपना हदफ पे अपनी नजर रखें। तो थोड़ा सा और तफसील से अगर आप दो लोग हैं आपके सामने, एक तलवार लिए आप गर्दन काटना चाह रहा है, एक आपके यहां से 2 रोटी छीन लेना चाह रहा है। दोनों से आपको कश्मकश। आपका हिस्सा 6 रोटी था, लेकिन उसने आपको 2 ही रोटी दिया, 4 रोटी आपका हक मांग लिया। और एक तलवार लिए आप गर्दन काट देना चाह रहे हैं। आप पहले किससे निपटना चाहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये लंबी गुफ्तगू थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष अनवर हुसैन साहब, जिनके नज़र में भाजपा की सियासत जो हिंदुत्व पर टिकी हुई थी वो उस पर कहीं ना कहीं डेंट लगती हुई नज़र आ रही है। और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अपने वोट को सोच समझ कर दे, पहले कैंडिडेट पे नज़र बनाए कि आपका कैंडिडेट कैसा है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में उसका कितना योगदान होगा। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए, इसी तरह के इंटरव्यूज़ के लिए आज़ाद रिपोर्टर की टीम के साथ जुड़े रहे। हम फिर किसी और शख्सियत के साथ इसी तरह के इंटरव्यू में जुड़ेंगे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।